हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल अगेन टू दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एचपी स्टडीज। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में डिस्कस जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से जो एचपीआरसीए है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग है, वो जो है फंक्शन करना शुरू हो चुका है। ये तो नहीं कहूँगा डायरेक्टली, बट इट इज़ बेसिकली ओपन, और धीरे धीरे जो है ये जो भी पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनके रिजल्ट्स अगर आपने देखे होंगे पिछले कुछ समय में, तो हमें बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ ही कुछ एक दो नोटिफिकेशंस भी हमें देखने को मिली जो कि एचपीआरसीए द्वारा करवाए गए। तो इसी में अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो चलिए मैं बता देता हूँ कि एचपीआरसीए जो है, इससे पहले जो हमीरपुर बोर्ड हुआ करता था, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था हमारा, जो कि बंद हो गया 2022 में, तो उसके द्वारा जिस समय पे वो बंद हुआ तो बहुत सारी ऐसी रिक्रूटमेंट्स थी जो निकाली गई थी, और उसमें वो जो एग्जाम्स हैं वो अभी तक जो है वो आपको देखने को नहीं मिले हैं। बहुत सारे फॉर्म्स ऐसे थे जो कि नोटिफाइड थे, जो कि अभी शायद भर चुके थे बहुत सारे लोग, राइट। और बहुत सारे एग्जाम ऐसे थे जिनकी नोटिफिकेशन आने को थी, तो वो भी एक तरह से पेंडिंग एग्जाम हम उनको कह सकते हैं। तो लेकिन जो एग्जाम जिनकी जो है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिल करे हुए थे, तो वो एग्जाम भी ऐसे थे कि जो अभी तक कंडक्ट नहीं करवाए गए हैं, बिकॉज एक डेढ़ साल का फेज जो उससे पहले था हिमाचल में। तो आपको पता है कि एचपीआरसीए बनाने से लेके फिर वो सारी चीज़ें, और उस पर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था वहाँ पे जो कोर्ट मैटर चला हुआ था, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिले जो है एक पिछले एक डेढ़ साल में हुआ है। तो अब जो है लेकिन धीरे धीरे क्या है, एचपीआरसी ने कहा है कि वो जो है जो पेंडिंग एग्जाम्स थे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, जो कि फिल कर दिए हुए थे एस्पिरेंट्स ने, जो कि लगभग 80 के आसपास है, तो उन सारे एग्जाम्स को एक बार फिर से जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, और सबसे पहले वही एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे जो कि ऑलरेडी फिल्ड है या जो कि पेंडिंग है। तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन थी 2022 में जो नोटिफाई करा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, जब ये बंद हुआ उससे कुछ टाइम पहले ही, एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम की। तो एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एक काफी प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और 2 स्टेजेस में ये होता है, और बहुत कम एग्जाम है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है, जो कि प्री मेंस स्टेज आप इसको कह लें उस तरह से, या अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देख लें तो 3 स्टेजेस एक तरह से इसकी हो जाती है। तो अब जो है जो पोस्ट कोड था 1087 उस समय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, तो हो सकता है बहुत जल्दी आपको वो एग्जाम देखने को मिले, बिकॉज एचपीआरसी की तरफ से या सरकार की तरफ से ये डायरेक्शन है कि जो आपके जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं क्लास 3 के स्पेसिफिकली, उनको जो है सबसे पहले जैसे ही एचपीआरसी जो है रेगुलरली फंक्शन करना शुरू करेगा, तो सबसे पहले उनको कंडक्ट करवाया जाए। तो आज हम एक बार डिस्कस करेंगे कि एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम जो है इट इज मोस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड इन 2025, बिल्कुल है ना। तो क्या जो है सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कैसे करवाया जाता है, या पहले किस तरह से होता था। हाउएवर अभी तक ये भी डिसाइडेड नहीं है कि एचपीआरसी इसको करवाएगा या पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे पुलिस कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम है इस बार वो पब्लिक सर्विस कमीशन करवा रहा है। तो क्या एचपीआरसी आपका सब इंस्पेक्टर का एग्जाम करवाएगा या पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा करवाया जाएगा, दैट इज टू बी डिसाइडेड लेटर। बट एक बार हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हिस्टोरिकली दिस एग्जाम हैज बीन कंडक्टेड इन प्रीवियस 3 और 4 टाइम्स। पिछले 7-8 सालों में 3-4 बार ये एग्जाम हो चुका है। 18 में था, उससे पहले आई थिंक 16 में था, 18 में था, 19 में था, फिर 22 में नोटिफाई हुआ लेकिन हो नहीं पाया। तो एक बार देख लेंगे कि क्या क्या डिटेल्स हैं इस एग्जाम के बारे में, और किस किस तरह से एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है, किस किस स्टेज पे, और क्या जो है इसका सिलेबस रहता है। इसके साथ ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2019 में, जो लास्ट एग्जाम जो कि कंडक्ट हुआ था, उसमें क्या जो है पैटर्न आपसे पूछा गया था, उसका सिलेबस क्या था, और क्या जो है अगर आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट शुड बी द पॉसिबल स्ट्रेटेजी फॉर दिस एग्जाम। तो ये सारी बातें हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सिलेबस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये वाला जो सिलेबस है ये उस समय पे आया था जब जो पोस्ट कोड 1087 जो मैंने आपको कहा अभी, 1087 पोस्ट कोड जो था सब इंस्पेक्टर एग्जाम, जो कि नोटिफाई हो चुका है, भर भी चुका है, बहुत सारे लोगों ने भरा भी है, लेकिन कंडक्ट नहीं करवाया गया है। तो इन दैट पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दिस इज द सिलेबस दैट वाज गिवन इन दैट फॉर दिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें 3 स्टेजेस की बात करी गई है। पहले स्टेज पे आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो होता है। दूसरे स्टेज पे फिर जो लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं उनका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जैसे आपने कांस्टेबल के एग्जाम में क्या है, पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो पहले होता है, फिर वहां से रिटर्न में आप जाते हैं। तो यहाँ पे पहले एक ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम है, स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं, वो कंडक्ट करवाया जाता है। दूसरा फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, और तीसरी स्टेज पे फिर इन 2 टीयर को जो क्वालिफाई करता है उसका आपका इसको मेंस का एग्जाम कह लें या टीयर 3 कह लें तो इसको कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपको मेनली जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी लैंग्वेज जो है देखने को मिलती है, जिसमें आपको
प्रेसी राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीजें जो है उसी में इंक्लूड हो जाती है। कोई सेपरेट पेपर ऐसे का या किसी दूसरे सब्जेक्ट का नहीं होता है। तो देयर आर ओनली 2 पेपर्स, इंग्लिश और हिंदी का, जो कि अगर मेंस का एग्जाम हम इसको कहें तो उसमें पूछा जाता है आपसे, और ये 100 मार्क्स का आई थिंक ये होता है, बिल्कुल, है ना। तो चलिए, ये तो बाद की बात है, इस पे अभी डिसाइड होना है कि क्या जो है कितने स्टेजेस में ये करवाया जाएगा, प्री मेंस कैसे होगा, मेंस का सिलेबस क्या होगा, वो फिर से एक बार जो है नोटिफाई होगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका स्क्रीनिंग टेस्ट, जो टियर 1 है। बिकॉज देखो, स्क्रीनिंग टेस्ट अगर क्वालिफाई होगा तभी तो आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पहुंच पाएंगे, या दोनों क्वालिफाई करने के बाद जो है आपका जो फाइनल स्टेज है वहां पे आप जा पाएंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट का जो सिलेबस है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, एक चीज है, एक होता है एग्जाम पैटर्न, एक होता है एग्जाम का सिलेबस। तो एग्जाम का जो सिलेबस है हिमाचल प्रदेश में, वो आप ये मान के चलो कि बहुत ही कम, स्लाइटली बिल्कुल एक तरह से हम कहेंगे बहुत डिमिनिस्ड चेंजेस, एक तरह से नेग्लिजिबल चेंजेस जो है आपको देखने को मिल सकते हैं, इन केस अगर सिलेबस चेंज होता भी है। ठीक है, अगर मुझे आप पूछे तो मुझे नहीं लगता कि सिलेबस में कोई ऐसा बड़ा चेंज करेंगे अगर फिर से एग्जाम करवाता है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन करवाए चाहे HPRC करवाए। हाँ, पैटर्न जो है वो डिसाइड किया जा सकता है कि किस किस तरह से करवाया जाएगा, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम रहने वाला है। तो अगर ये 2025 में नोटिफिकेशन आ जाती है तो इट इज वेरी हाई टाइम कि आप अभी से अगर प्रिपेयर करेंगे तब जाके जो है इस एग्जाम को आप जो सिलेबस है इसका उसको कवर कर पाएंगे। पैटर्न तो फिर वो अलग बात है, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन क्या जो है इंपॉर्टेंट सिलेबस है और क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती हैं, तो देखिए, जैसे इसमें 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो ये पेपर जो हुआ करता था, इसमें जो है बेसिकली क्या था आपका, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेंशन है 10+2 स्टैंडर्ड की हिंदी और इंग्लिश आपको पूछी जाती थी। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कि लगभग कितनी वेटेज रहती है, प्रीवियस ईयर कैसी थी, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसके अलावा जनरल नॉलेज बेस्ड जो है ये पेपर मोस्टली रहता है। ठीक है, अब जनरल नॉलेज में वेरियस कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, और ये जो जनरल नॉलेज है दिस आल्सो इंक्लूड जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी HPG के सिंपली हम जिसको बोल देते हैं। एंड एवरीडे साइंस, देखिए एक इसमें मेंशन है जनरल साइंस जिसको आप पढ़ते हैं। ठीक है, सोशल साइंसेज जो जनरल स्टडीज में ही आ जाता है, सोशल साइंसेज हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें जो है इसमें पूछी जाती हैं। और करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे जो मेंशन करा गया है, एंड लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल, वो भी एक छोटा सा पोर्शन पहले भी पूछा जाता था, अभी भी हो सकता है पूछा जाए, बट ये इतनी बड़ी बात, डिफिकल्टी की बात है भी नहीं, बिकॉज ये बहुत ही ईजी सेक्शन है आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, और ये लगभग सभी लोग करते थे इसमें। और ये कैसा है आपका, इट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब कि इसमें जो है आपको ये क्वालिफाई करना है, और फिर मेरिट के बेसिस पे डिसाइड होगा हाउ मेनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर। जैसे 1087 में देयर आर आई थिंक 28 वैकेंसीज। लास्ट वीडियो में 2-3 दिन पहले आपके साथ सर ने भी डिस्कस करा था कि कितनी वैकेंसीज थी पिछले एग्जाम में। तो 28 के आसपास जो वैकेंसीज थी उसमें जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है क्या क्या थे, क्वालिफाई होते थे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए। तो ये जो है देखो इसका सिलेबस था, जो कि लास्ट टाइम बताया गया था कि ये सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब लेकिन इतने कर सिलेबस से हम क्या आइडिया ले सकते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। अब जनरल नॉलेज पढ़नी है, क्या जनरल नॉलेज में क्या, तो इट इज अ वेरी वास्ट थिंग जनरल नॉलेज। ठीक है, अब इसको हम एक बार ब्रेकअप करके देखते हैं कि किस किस तरह से इन सेक्शंस में क्या क्या जो ये कंपोनेंट्स हैं वो इंक्लूड करता है। जैसे जनरल नॉलेज की बात करिए, जनरल नॉलेज ऑफ HP की बात करी, तो एक बार मैं आपको एक प्रीवियस ईयर जो इसका पेपर हुआ था लास्ट टाइम जब ये कंडक्ट हुआ था, मतलब लास्ट नोटिफिकेशन तो कंडक्ट ही नहीं हो पाया है ना, लेकिन जो लास्ट टाइम कंडक्ट करवाया गया था उस टाइम पे देखिए ये पोस्ट कोड 729 था, 2019 का ये एग्जाम था, 2019 में ये हुआ था। और इसमें एक बार हम देखते हैं कि ये जो जनरल नॉलेज वाला जो सिलेबस है, या पर्टिकुलरली और भी जो जनरल इंग्लिश हिंदी पूरा जो एक तरह से पेपर है, तो उसमें क्या क्या वेटेज थी किस किस सेक्शंस की। ठीक है, तो एक जो इसमें डिफरेंस है जो मैं आपको बता देता हूं, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन थी इसकी और ये 2019 वाली जो नोटिफिकेशन थी, वो ये था कि 2019 में जो कमीशन का पैटर्न था उसमें 170 MCQs पूछे जाते थे। ठीक है, 170 और 85 मार्क्स का ये पेपर होता था। जो इन्होंने 2022 में नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें मैंने आपको पहले बताया कि उसमें कितने क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन थे। तो ये जो आप बार डायग्राम देख रहे हैं, इट इज बेस्ड अपॉन द प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें 170 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, तो सबसे जो कॉमन सेक्शंस हैं, जैसे सोशल साइंसेज भी मेंशन था उसमें, या जनरल नॉलेज मेंशन था, तो देखिए हिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है आप लोगों के लिए, और इसमें मैंने हिस्ट्री की वेटेज को भी अलग अलग किया हुआ है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था, जहां से 10 क्वेश्चन आपको क्या थे, पूछे गए थे। ठीक है, 170 में से बता रहा हूं, 10 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे। मेडाइवल हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 5-6
6 क्वेश्चन आपको मेडावल हिस्ट्री से पूछे गए थे, मध्यकालीन इतिहास जिसको कहते हैं हम, और मॉडर्न हिस्ट्री जो कि एचपी के बाकी सारे एग्जाम्स में स्पेसिफिकली अगर पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और मॉडर्न हिस्ट्री से ही आपको लगभग 90% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंक्लूडिंग एचएएस, इंक्लूडिंग एनी अदर एग्जाम जो भी करवाता है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री सबसे कम पूछी गई थी, ये आपको पूछे गए थे 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप इनको काउंट करें हिस्ट्री के टोटल तो ये 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आउट ऑफ 170 जो जनरल नॉलेज जो सिलेबस लिखा हुआ था उसमें हिस्ट्री के आपसे कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन, एंड इट इज अ फेयर नंबर ऑफ वेटेज। 20 क्वेश्चंस का मतलब उसमें हाफ मार्क का एक क्वेश्चन होता था उस समय पे, तो 10 मार्क्स की आपको हिस्ट्री आनी है आउट ऑफ 85, राइट? ये था। अब फिर बात करते हैं ज्योग्राफी, दूसरा जो सब्जेक्ट है। तो ज्योग्राफी के यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15, 16, 17, 17 के आसपास क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में पूछे गए थे, और इट इंक्लूड्स फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि ज्यादातर सेक्शन में फिजिकल ज्योग्राफी पूछी गई थी। कॉन्सेप्ट मैं कहूंगा, कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना, जो है, और जो वेरियस चीजें हैं, मॉनसून है या रॉक फॉर्मेशन है या वेरियस जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है, तो जो कॉन्सेप्चुअल चीजें थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिजिकल ज्योग्राफी से जो डाटा था वो ज्यादा पूछा गया था। डाटा फॉर एग्जांपल जैसे आपको रॉक्स के एग्जांपल पूछ लिए, कौन सी रॉक किस टाइप का एग्जांपल है, माउंटेन्स पूछ लिए कि कौन सा माउंटेन जो है पर्टिकुलर कोई जैसे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, तो कौन सा किसका एग्जांपल है। तो इस तरह की चीजें पूछी गई थी कि रादर देन की जैसे फीचर पूछ ली कि फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं या ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, वैसा कुछ भी नहीं था। आपको फैक्चुअल तरीके से ज्योग्राफी पूछी गई थी इन 17 क्वेश्चंस में। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी जो दूसरा सेक्शन था इसी में 17 क्वेश्चंस में, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको मोस्टली जो डाटा है दैट वाज रिलेटेड टू नेशनल पार्क्स, लेक्स, रिवर, जनरली जो हम पढ़ते हैं कौन सी रिवर है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कितनी किसकी लेंथ है, कहाँ पे ड्रेन होती है, कहाँ से निकलती है, ठीक है, कौन सी स्टेट्स को कवर करती है, कितना कैचमेंट एरिया, ये सारी चीजें इस तरह की आपको इंडियन ज्योग्राफी में पूछी गई थी। और एक इसके अलावा छोटा सा सेक्शन 2 या 3 क्वेश्चन मुझे सेंसस के भी दिखे थे यहाँ से, जिसको हम जनरली ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं अगर तो सेंसस के क्वेश्चन भी आपको यहाँ से देखने को मिले थे। आई थिंक नॉट 3 क्वेश्चंस, 1 और 2 क्वेश्चंस वर देयर कंफर्म। एक क्वेश्चन तो जरूर था, 2 क्वेश्चन आई थिंक वहां पे प्रीवियस ईयर पेपर में थे, और एक जो सेक्शन इसमें बच जाता है दैट वाज मैप। और मैप जो था ज्योग्राफी में, अब आपको पता है ज्योग्राफी में मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट मैप जो है आप ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, मैं भी बड़ी बार अपनी क्लास में जैसे ज्योग्राफी आई, टी ज्योग्राफी इन वन ऑफ माय बैचेस, तो उसमें मैं आजकल ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको आपके पास जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 3 मैप एटलीस्ट हमेशा होने चाहिए। अगर आप एचपीजी के पढ़ रहे हैं, लाइक आई यूज्ड टू टीच एचपीजी के, तो आपके पास हिमाचल का मैप, इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप, ये तीनों आपके पास होने ही चाहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यहाँ पे भी अगर इस पेपर को आप देखेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसको डाउनलोड करने का, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या जो एचपी स्टडी 01 जो हमारा चैनल है तो वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे, जैसे मैप इंडिया की अगर हम बात करें तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन थे, और ज्यादातर क्वेश्चन जो थे वो वर्ल्ड मैप से थे। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे स्ट्रेट्स पूछ ली, गल्फ पूछ लिया, राइट, तो वाटरवेज जो है इंडिया में वो पूछ लिए। तो वो आपको, अगर आप उनको कितना डाटा याद करोगे, आप एक चीज समझो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम किसी भी जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है किसी भी एग्जाम का, वहां पे आपको डाटा बहुत ज्यादा याद रखना पड़ता है एज फार एज द एग्जामिनेशन इन हिमाचल इज कंसर्न, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कि वो कोई बड़ा एग्जाम है, एचएस का एग्जाम है, या कोई सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, या क्लर्क का एग्जाम है, जैसे हाई कोर्ट का भी आया हुआ है। each and every exam consists of one common thing, that is your data। कि डाटा ओरिएंटेड बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर चीज को रट्टा ही मार लो। रट्टा यहाँ पे मारना पड़ता है, बिकॉज आपको डाटा याद रखना है, फैक्ट्स याद रखने हैं, फिगर्स याद रखनी है, तो आपको रटना ही पड़ेगी कुछ चीजें तो। लेकिन यहाँ पे जो ज्योग्राफी है, जो कितना बड़ा सेक्शन है 17 क्वेश्चन का, वहां पे मैप से अगर आप बहुत सारी चीजें समझ लेते हैं, मैप अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है, तो बहुत सारी चीजों का कुछ आंसर जो है, जो मुझे लगता है कि आप अपने मैप की रीडिंग एबिलिटी के हिसाब से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, दोनों से क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिले थे, एंड इन टोटल देयर वर 17 क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारा इंडियन पॉलिटी। तो पॉलिटी जनरली सभी एग्जाम्स में हिमाचल में पूछी जाती है। तो पॉलिटी में मोस्टली हमें आता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, जो हमारा संविधान है, उसके आर्टिकल, डीपीएसपी, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज, आपके वेरियस प्रोविजन, इमरजेंसी से रिलेटेड हो, प्रेसिडेंट की पावर हो, जुडिशरी हो इंडिया में, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितना फैक्चुअल डाटा है वही यहाँ पे पूछा गया था, और यहाँ पे लगभग
पॉलिटी के कितने क्वेश्चन थे? 20 क्वेश्चन थे पूरे। देखिए ये भी 10 नंबर का सेक्शन था। ज्योग्राफी भी जनरली 10 ही नंबर का होता है, बट चलो मुझे लगा कि 17 क्वेश्चन पर्टिकुलरली ज्योग्राफी से थे, बाकी 2-3 क्वेश्चन को मैंने मिसलिनियस में काउंट कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी में कुछ नहीं है, पॉलिटी आई सपोज की सिंपलेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है। आपको अपना संविधान पढ़ना है, जिसके अकॉर्डिंग जो है सारी चीजें भारत में हो रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो है पूरा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो चलता है। ठीक है, तो ये तो बड़ी आसान चीज है। ठीक है, तो यहां से भी 20 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे और मैंने बताया किस तरह के टॉपिक्स, एंड कंप्लीटली फैक्चुअल। ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें जो है लगाना पड़ना था। नेक्स्ट देखिए पर जनरल साइंस, तो ये मेंशन था उसमें, एवरीडे साइंस मेंशन था सिलेबस में। तो जनरल साइंस के यहाँ पे 20 क्वेश्चन, ये बड़ा सरप्राइजिंग था, बिकॉज मुझे नहीं था आइडिया कि 20 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो जब मैंने देखा पेपर तो 20 क्वेश्चन जनरल साइंस के पूछे गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन है। 20 क्वेश्चन का मतलब है आप जनरल साइंस में जनरली साइंस जनरल ही पूछी जाती है, इसमें भी फैक्चुअल कंटेंट, एग्जांपल्स पूछ लिए, है ना। कोई बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि आप जी रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बता दो, या आप जो है कोई एटॉमिक मॉडल की बात करो, है ना, या कोई दूसरी कोई वेरियस चीजें थे। फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन्हीं से क्वेश्चंस थे। यूनिट्स पूछ ली आपको, फंडामेंटल यूनिट्स पूछ ली, बायोलॉजी से आपको विटामिन्स पूछ लिए, इस तरह के टॉपिक मेरे कहने का मतलब है। केमिस्ट्री से आपको कंपाउंड्स पूछ लिए, उनका फॉर्मूला पूछ लिया, या और बाकी चीजें पूछ ली। लेकिन ये सेक्शन बड़ा था। अब इसमें जनरली क्या होता है कि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा बेसिक्स में लैग कर जाते हैं जनरल साइंस में। ठीक है, तो इस वजह से गलत बड़े हो जाते हैं क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे जनरल साइंस को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप काफी पीछे इसमें रह सकते हैं, बिकॉज 20 क्वेश्चन लास्ट टाइम इसमें पूछे गए हैं। तो आप मान के चलो कि जनरल साइंस आनी तो है ही है। ठीक है, कितनी आनी है, व्हाट इज द वेटेज, दैट इज टू बी डिसाइडेड, वो जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें सारी चीजें मेंशन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी प्राइमरीली इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन थे। कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे इकोनॉमी में आपको जो टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए, जैसे नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम से रिलेटेड और जो वेरियस चीजें हैं, जीडीपी, जीएनपी, क्या डिफरेंस होता है, या आपका बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, कौन कौन सी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज हैं, कब कब वो बनी, उनकी हिस्ट्री क्या है, बैंक्स इन इंडिया है, मॉनेटरी पॉलिसी है, एमपीसी है, ये सारी चीजें, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ये है इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, ये क्या चीजें हैं। ठीक है, तो मनी कंट्रोल के जो इंस्ट्रूमेंट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, इस तरह की चीजें आपको बस पता होना चाहिए कि ये क्या था। सिंपल आपको डेफिनेशन लिखी थी, नीचे पूछा था कि ये क्या चीज है। एसएलआर का क्वेश्चन मैंने इसमें देखा आया हुआ था कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और उसके अलावा थोड़ा सा डाटा, जैसे 5 ईयर प्लान पे भी 2-3 क्वेश्चन थे कि कौन सा कब आया, किस 5 ईयर प्लान का क्या टारगेट था। ये वाले क्वेश्चन आपको इकोनॉमी में पूछे गए थे। तो इकोनॉमी भी इसमें एक जो है मेजर सेक्शन था, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो इसमें पूछे गए थे लास्ट टाइम। अगला आ गया रीजनिंग। तो रीजनिंग बड़ा छोटा सा सेक्शन था, 7 क्वेश्चन पूछे गए थे लॉजिकल रीजनिंग के, एंड दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ द सेक्शन। इतनी आसान थी, इस पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, नंबर सीरीज पूछ ली थी, एक वो एबीसीडी वाला जो क्वेश्चन आता है। मुझे रीजनिंग का इतना ज्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन रीजनिंग जो थी दैट वाज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आराम से, और मुझे नहीं लगता उसको कोई भी गलत करता होगा इस पेपर में। और वो जो है सिंपल एक तरह से जो है टॉपिक था। करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मेंशन्ड भी है कि डेली करंट अफेयर्स जो है, तो 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। देखो ठीक है, 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के, डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजें पूछी जाती है वो मैं आपको आगे इस पे डिस्कस करूंगा एक बार, है ना। और उसके अलावा और देख लो एक बड़ा सेक्शन एचपीजी के, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन था और सबसे ज्यादा वेटेज इसी की थी। 25 क्वेश्चन लास्ट टाइम एचपीजी के पूछे गए थे, एंड एचपीजी के जो है मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल आप लोगों के लिए होना चाहिए, बिकॉज हिमाचल के लोग ही हैं जो उसको भर सकते हैं। तो हिमाचल से होने के बाद आपको अपनी स्टेट के बारे में नहीं पता, तो दैट इज वेरी एक तरह से अनएक्सेप्टेबल इसको कहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हिमाचल जीके ऐसा नहीं बहुत टफ था, कंप्लीटली फैक्चुअल, 100% फैक्चुअल। ठीक है, 100% फैक्ट्स याद रखना है। ज्योग्राफी से कौन सी लेक कहाँ है, कौन सा वैली कहाँ है, किस वैली के बारे में क्या फैक्ट है। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजाओं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके मेडाइवल हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन थे इसके। ठीक है, और उसके अलावा इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ब्रीडिंग फार्म्स पूछे गए हैं, है ना, कौन सी चीज कहाँ है ये पूछा गया है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एप्पल कल्टीवेशन हिमाचल में। ये सारे बेसिक जो हम हर एक एग्जाम के लिए एचपीजी के पढ़ते हैं, नॉट पर्टिकुलर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, नो सच क्वेश्चंस इज आस्क्ड। जिस तरह से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है एचपीजी के, जो हर एक एग्जाम में हिमाचल में पूछा जाता है, मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस होता है एचपीजी के में किसी भी सब्जेक्ट किसी भी पेपर में, ऑलमोस्ट एक जैसा ही डाटा होता है। बस अब जैसे अब अगर एचएस के एग्जाम या एनटी के एग्जाम पे देखें तो वहां पे उस सेम डाटा को स्टेटमेंट में प्रेजेंट कर देते हैं, और उसी से जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है। कुछ नहीं होता, सेम ही डाटा होता है। अगर उन स्टेटमेंट्स को खोल दो तो 4 स्टेटमेंट्स है, तो वो अल्टीमेटली क्लर्क के पेपर में 4 क्वेश्चन होंगे, वहां आप वो सॉल्व कर दें, वहां पे गलत हो जाते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज होती है, बाकी सेम ही सिलेबस है एचपीजीके का,
और ये कोई बड़ी डिफिकल्टी की बात नहीं है, और ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस एग्जाम का था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर, देखिए लिखा हुआ था इसमें। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के और यहाँ पे 10 क्वेश्चन हिंदी के, और लास्ट में 3 कर क्वेश्चन मिसलिनियस, चलो इसमें से कुछ भी आ जाता है, डे पूछ लिया आपको, कोई डेट पूछ ली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 10 और 15, और हिंदी और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, जो ग्रामेटिकल पोर्शन था वही पूछा गया था, ग्रामर के अलावा कुछ भी नहीं आया था। राइट, तो दैट वाज बेसिकली द एक तरह से जो ब्रेकअप प्लान था आपके इस एग्जाम का फॉर दिस फॉर एचपी सब इंस्पेक्टर जो 2019 में हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि क्या जो है आपको करना है, कहां से जो है आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं, क्या क्या जो है आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखो ये एग्जाम जो मुझे लगता है इट इज मोस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड इन 2025, 2025 में ये होने ही वाला है, होगा ही है, बिकॉज पेंडेंसी ऑफ एग्जाम बहुत हो गई है ना, डिपार्टमेंट्स को भी जरूरत होती है लोगों की, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई एग्जाम करवाए नहीं, 5-6 साल तक मुश्किल होता है सस्टेन करना। तो दिस एग्जाम इज वेरी मच लाइकली टू बी कंडक्टेड इन 2025, राइट। तो अब है कि आप इस एग्जाम को क्या किस अप्रोच से प्रिपेयर करें। तो देखो मेरा जो मानना है, अभी आप जो है ऐसा नहीं है कि अब इसमें ग्राउंड टेस्ट भी है तो आप अभी दौड़ने लग जाओ, है ना, भागने लग जाओ, ग्राउंड चल जाओ कि ग्राउंड की तैयारी करते हैं सब इंस्पेक्टर का, दैट इज नॉट द टाइम। या मेंस का जो हिंदी एंड इंग्लिश है तो वो टाइम भी नहीं है कि आप मेंस की तैयारी करने लग जाओ इसकी सीधी, है ना, बिकॉज इतना बड़ा एग्जाम है नहीं अगर हम ड्यूरेशन वाइज बात करें, और सिलेबस भी बहुत ज्यादा है नहीं कि आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा। इस एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है इसका स्क्रीनिंग टेस्ट, वो है इसका स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो 200 क्वेश्चन हम जनरली मान के चलते हैं कि 200 क्वेश्चन आएंगे, अगर 200 नहीं आते 100 भी आते हैं, अगर मान लो पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है तो जो वेटेज थी हमारी दैट ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस्ड टू हाफ, जहां 20 क्वेश्चन आ रहे हैं वहां 10 आप कंसिडर करेंगे। तो उस अप्रोच से जो है आप इस एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश का जो जनरल नॉलेज है, एचपीजीके जो है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन दिस एग्जाम, जो मुझे लगता है, और किसी भी एग्जाम में हिमाचल में जो कंडक्ट करवाया जाता है। अगर आपका एचपी प्रिपेयर्ड नहीं है तो आपके देयर आर ऑलमोस्ट जीरो चांसेस या बहुत लेस चांसेस कि आप जो है उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, बिकॉज देखो लेवल ऑफ कंपटीशन डे पर डे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा जो है कॉम्पिटिटर्स जो हैं, क्योंकि 3-4 साल में अगर एग्जाम नहीं आते हैं तो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो चलो कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन एक जो मेजर जो बंच ऑफ पीपल है वो जो है एग्जाम को तैयारी को कंटिन्यू करते हैं अपनी। और सेम सिचुएशन अभी हिमाचल में क्रिएट हो गई है, बहुत सारे, अब जैसे अगर चलो बेरोजगारी एंड ऑल इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा आपसे, लेकिन जो लोग हैं एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स वो एवर हाईएस्ट देन एवर है अभी हिमाचल में, इतने कभी नहीं हुए होंगे पहले, अगर मैं गलत भी हो सकता हूँ शायद, बट मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, बिकॉज इतनी ज्यादा कंपटीशन है। आप कोई भी एग्जाम देखो जितनी उसकी कट ऑफ्स जा रही हैं, जितनी हाई कट ऑफ्स जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि लोग कितने ज्यादा है और कितने ज्यादा लोग प्रिपेयर है। तो अब इसमें जो एचपीजी के सेक्शन है आपका, इसके 25 क्वेश्चन आए थे और ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, सबसे बड़ा सेक्शन था इस एग्जाम का, तो इसको आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखिए मैं आपको सोर्सेज की अगर बात करूं तो निम्बस एकेडमी की आपको एक बुक मिलेगी, ठीक है, ये पहली किताब है हिमाचल प्रदेश में जो कि कलर्ड प्रिंटेड है, एचपीजीके की कोई भी आपको कलर्ड प्रिंटेड कॉम्पिटिटिव बुक, बहुत सारी बुक्स हैं हिमाचल में लिखी हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो कलर्ड बुक्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगी, बहुत कम है, ठीक है। अब कलर्ड होने का क्या फायदा है, ये मतलब नहीं है कि कलर है इसमें तो आप, ये मल्टी कलर है तो आप इसको ले लो, फायदा मैं बताता हूं। इससे क्या है, आपको जो ग्राफ्स हैं, स्पेसिफिकली ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, है ना, तो आप ज्यादा इंटरेक्टिव वे में पढ़ सकते हो, आपको हर चीज रिमेंबर नहीं रखनी है, आप मैप, हर एक चीज के लिए मैप लगा हुआ है, हर एक रिवर का मैप लगा हुआ है, लेक की फोटोज लगी हुई हैं, एवरीथिंग। तो आपकी एक तरह से जो लर्निंग जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बिकॉज अगर तो आप लोग फ्रेशर हैं तो अलग बात है, अगर आप लोग 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं तो खींच जाता है इंसान, है ना, पढ़ पढ़ के बड़ी बार ना फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल, तो बहुत सारे लोग उससे भी जूझते हैं। तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव तरीका हो जाता है पढ़ने का कि आप थोड़े से नए तरीके से पढ़ो, उसको वैसे रिवाइज करो, तो उसके लिए ये बुक जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, एंड इट विल गिव यू 100% कवरेज ऑफ द सिलेबस। अगर नहीं देगी तो मुझे पकड़ लेना यहाँ पे आके, ठीक है, इट विल गिव यू 100% कवरेज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको इसमें नहीं मिलेगी जो पेपर में आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। दूसरा फिर हम बात करते हैं जो जीएस वाला सेक्शन है, ठीक है, जनरल नॉलेज एचपीजी के तो मैंने बता दिया, जीएस वाले सेक्शन के लिए अब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, ये मैं मानता हूं जो 4 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको
जहां से ज्यादातर क्वेश्चन लगभग आपके 40% यहां से बन रहे हैं क्वेश्चन। तो अब इन सेक्शंस के लिए सॉरी इन सेक्शंस के लिए आप क्या कर सकते हैं। अब देखो ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे जो है स्पेसिफाइड बुक्स भी आती हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव जो एचएस है या जो दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी करते हैं या दूसरी जो बुक्स है वो पढ़ते हैं। तो इतना ज्यादा भी इन डेप्थ आपको जाने की जरूरत नहीं है अगर आप सिर्फ इसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज उसमें आपको इतना ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप उसको पढ़ भी लेंगे वो अच्छी चीज है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि आपके पेपर की डिमांड क्या है। तो पेपर की डिमांड है फैक्ट। तो फैक्ट के लिए मैं इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको 2-3 बुक्स रेकमेंड करूंगा, वो आप जो है वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, देखिए तरुण गोयल की आती है एक। ठीक है, तरुण गोयल की एक जो किताब होती है ना जिसमें कि पूरा जीके दिया होता है, जिसमें हिस्ट्री शुरू में, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, इकोनॉमी लास्ट में, मिसलिनियस जीके भी दिया होता है वो। तो दैट सिंगल बुक, मैं क्यों कह रहा हूं कि सिंगल बुक वैसे तो किसी एग्जाम के लिए सफिशिएंट नहीं होती, देखो पहली चीज। ठीक है, लेकिन वो कैसे इंपॉर्टेंट है, एक तो दैट बुक इज बेस्ड अपॉन द एनसीईआरटी पैटर्न, और एनसीईआरटी जो है पैटर्न से पढ़ना जो है आपके लिए सबसे अच्छा रहता है, बिकॉज जो पेपर जो सेटर है या जो पेपर जिस तरह से आता है वो भी लगभग उसी से मैच करता होता है कि एनसीईआरटी में जिस तरह से चीजें पूछी गई हैं। पहली चीज ये है। दूसरा ये है कि इस बुक में आपको जितने फैक्ट्स मिलेंगे, पेपर क्या है, फैक्चुअल है, इस बुक में आपको जितने फैक्ट्स मिलेंगे उतने फैक्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे किसी किताब में। ठीक है, आप चाहे स्पेक्ट्रम पढ़ लो, आप लक्ष्मीकांत पढ़ लो अलग से, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, आप पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे उसको। लेकिन पेपर में आपको कॉन्सेप्ट जब नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट समझना भी जरूरी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सीधे रटना शुरू कर दो, कॉन्सेप्ट समझो, बट उतना कॉन्सेप्ट इसमें भी समझाया हुआ है। आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए इवेंट्स की, आपको जो है फैक्ट पता होने चाहिए, कौन सी चीज कब हुई, किसने करी, नाम पता होना चाहिए, डेट पता होनी चाहिए। उसके लिए बेस्ट बुक है आपकी ये। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, कहीं पे भी मिल जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी ले लीजिए। और इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जीएस के लिए, वो है कि एमसीक्यू कैसे करेंगे आप। तो एक बार जब आप पढ़ लेते हैं किताब को तो बार बार पढ़ी नहीं जाती। आपने देखा होगा कि एक किताब पढ़ ली तो फिर बार बार दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार पढ़ने में बड़ा एफर्ट लगता है उसको बिकॉज आपको चीजें क्लियर होती है तो आप भी इरिटेट हो जाते हो कि यार इससे बाहर अब क्या ही बचा, है ना। तो वो टाइम होता है जब आपको एमसीक्यूज लगाने होते हैं कि आपने तैयारी कर ली है तो आप चेक करें आपकी तैयारी को कि एमसीक्यू सॉल्व करें। तो एमसीक्यू के लिए मैं एक सोर्स बताता हूं आपको, लूसेंट की आती है एक एमसीक्यू वाली, लूसेंट की एक ये वाली भी आती है इस तरह की जिसमें पूरा जीके आपको देखने को मिलेगा। लेकिन लूसेंट की जो एमसीक्यू वाली है उसको आप परचेज कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज, आई डोंट नो कितने, पर थाउजेंड्स में तो होंगे, है ना, बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। और उन एमसीक्यूज का जो लेवल ऑफ एमसीक्यूज है या जिस तरह का फैक्ट उसमें पूछा गया है वही फैक्ट जो क्लास 3 के एग्जाम है उधर हिमाचल में पूछा जाता है। तो ये 2 किताबें आपने याद रखनी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर के लिए हमारी डेली सीरीज आती है, उसमें रोज जो करंट अफेयर, अगर देखो करंट अफेयर अगर आप रोज करेंगे तो आपको ना कोई मैगजीन चाहिए, ना आपको कहीं से नोट्स बनाने हैं। डेली करंट अफेयर वीडियो आप देख सकते हैं, हमारी रोज सुबह 9:30 बजे क्लास होती है करंट अफेयर्स की, उसको लिखो। आप कहीं और से देखना चाहते हैं वहां से लिखो, पर अगर आप डेली नोट्स बना रहे हैं करंट अफेयर के, दिन के आपने अगर रोज के 5, 7, 8 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लिखे हैं, अल्टीमेटली आपको लगभग, इसमें मुझे याद है कि 6-1 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता था जब ये एग्जाम हुआ था। अब कितना पूछा जाएगा वो तो एचपीआरसी फंक्शन करना शुरू करेगा, तो जो एग्जाम्स होंगे वहां से देख के पता चल जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा उस टाइम पे आके। तो करंट अफेयर के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है डेली करंट अफेयर पढ़ो। ठीक है, फिर एक सेक्शन बच गया जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के लिए बेस्ट सोर्सेज एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी में आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ी तो रखनी पड़ेगी जनरल साइंस की। उसके बाद फिर आप आ जाओ जो मैंने आपको बुक रेकमेंड करी, इस पे यहाँ पे भी जनरल साइंस का सेक्शन मिलेगा, उसमें सारा डाटा आपको अवेलेबल है। ठीक है, जनरल साइंस का ये सोर्स है। लॉजिकल रीजनिंग पे मैं बात नहीं करूंगा, इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो जब ये आएगा पेपर, ये बड़ा छोटा सा सेक्शन है, बहुत आसान है, तो इसको जो है हम डिस्कस कर लेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश बचता है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए जो आपको पता है स्टैंडर्ड ग्रामर है। ठीक है, इंग्लिश के लिए आप कोई भी ग्रामर ले सकते हैं, अब लिखा हुआ है उस पर कि 10+2 स्टैंडर्ड की, है ना। तो एचजी पब्लिकेशन का हिंदी का भी आता है, इंग्लिश का भी आता है, आप वो ले लीजिए, या कोई और जो आपको लगता है। ग्रामर तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई भी ग्रामर जो है आप वो पढ़ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के लिए, जहां से सिर्फ आपको एक चीज देखनी है कि किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। ठीक है, और आपको किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए ये थी सोर्सेज की बात। तो सोर्सेज के बाद एक बार मैं बता दूं आपको कि इसके लिए हम कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 27 जनवरी 2025 को शुरू होगा। 3 मंथ इसकी ड्यूरेशन रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी, फीस आपके सामने है यहाँ पे।
तो अब इन चीजों के जो सारे नोट्स हैं एंड ऑल दैट, वो सब आपको हमसे भी मिल जाएंगे। तो अगर आप वैसा चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे निम्बस करियर्स ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे लॉग इन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको होम पेज पे कोर्स दिख जाएगा। कोर्स को सिलेक्ट करके जब आप परचेज करेंगे तो आपको इस तरह से देखिए इसमें कंटेंट दिख जाएगा। उसके अलावा वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ इसके जो वीकली टेस्ट हैं वो जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, राइट। या फिर आपके सामने जो नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच।